हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने मैग्नेटोस्टैटिक्स किया था। ठीक है। आज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से, एंड देन हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ओम्स लॉ की बात करता हूँ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जैसे ही नाम लो सबसे पहले याद क्या आता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन मैं उस वाले ओम्स लॉ की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो ओम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ वो है करंट डेंसिटी की फॉर्म में। दैट करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको मैंने नाम दिया है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर वन, दूसरा कंडक्टर टू। दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं। यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा था क्यों, यहाँ पे भी कोई चार्ज पड़ा था क्यों। ठीक है। अब इस चार्ज पे मैंने फोर्स लगाई एफ। सेम ही फोर्स मैंने इस चार्ज पे लगा दी, इस पे भी सेम फोर्स, इस चार्ज पे भी और इस चार्ज पे भी। लेकिन दो डिफरेंट कंडक्टर्स होने के कारण ऐसा हो सकता है कि ये जो चार्ज है इस फोर्स को लगने के बाद ये वाला चार्ज फास्ट मूव करे देन दिस चार्ज। ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं। ठीक है। तो ये फास्ट मूव कर सकता है और ये उस इसके कंपैरेटिव में स्लो मूव कर सकता है। ठीक है। तो जो फास्ट मूव कर रहा है ये स्लो मूव कर रहा है, तो इसकी इस मटेरियल की कुछ कंडक्टिविटी है। ठीक है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी मैं बोल सकता हूँ सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज सेम है, इसके लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज सेम है, इसके लिए वन के लिए भी और टू के लिए भी, तो ऐसा लग रहा है कि करंट डेंसिटी तो सेम होगी दोनों के लिए। लेकिन कौन सा फैक्टर आ गया बीच में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज सिग्मा विच इज द कंडक्टिविटी इनटू एफ। तो ये चाहे हमने सेम रखा था, एक चार्ज पे फोर्स पर यूनिट चार्ज सेम रखा था, लेकिन ये चीज डिफर कर देगी। तो ये जो सिग्मा होगा इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसलिए करंट डेंसिटी हमारी डिफरेंट आएगी इस मटेरियल के लिए एंड इस मटेरियल के लिए। तो ये हमारा जनरल ओम्स लॉ फॉर्मूला होता है, जनरल ओम्स लॉ। ठीक है। तो J इक्वल टू सिग्मा एफ। एफ क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ है हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ दूसरा वे में क्या होता है? ओम्स लॉ लाइक ये जनरल था, हम लिख सकते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, किसी चार्ज पे लग रही हो, तो हमारे पास फोर्स क्या होती है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये हमारी फोर्स होती है। यहाँ से अगर मैं एफ अपॉन क्यू कर दूँ, यहाँ से एफ अपॉन क्यू कर दूँ, तो ये एफ अपॉन क्यू दोबारा से फोर्स पर यूनिट चार्ज बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जे अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ई प्लस बी क्रॉस बी। तो यहाँ से जो मेरा जे आया, जे की वैल्यू आ गई जे इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस वी क्रॉस बी। अब हम ये चीज पढ़ चुके हैं। कौन सी चीज? हम ये पढ़ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो चार्जेस की होती है वो बहुत ही कम होती है। हमने कॉपर का केस किया था एग्जांपल में। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बहुत कम होती है। अगर वो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी बहुत कम होती है तो मैं वेलोसिटी को नियरली जीरो ले सकता हूँ। तो वेलोसिटी को नियरली जीरो रख के मैं लिख सकता हूँ जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये भी हमारा ओम्स लॉ है। एक्चुअल में अगर ध्यान से सोचो तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे फोर्स मैंने कौन सी इस्तेमाल की है? यहाँ पे मैंने फोर्स इस्तेमाल की है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। मैंने ये वाली फोर्स इस्तेमाल की है यहाँ पे पूरी। ठीक है। तो ये मेरा ओम्स लॉ है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ये जनरल ओम्स लॉ का, ये जो जनरल ओम्स लॉ था ये उसका स्पेशल केस है। ठीक है। ये भी ओम्स लॉ है लेकिन ये स्पेशल केस है ये जनरल ओम्स लॉ का। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। तो ये वाला जो एफ है फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो ये वाला एफ है, ये वैल्यू है उसकी। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसका कॉमन नेम हम जैसे बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रो का मतलब है वो है हमारी चार्जेस, मोटिव का मतलब है मोशन, चार्जेस की मोशन, ठीक है। फोर्स जो यहाँ पे आ गया वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, मतलब ये आपको समझ आ जाएगा कैसे, लेकिन इनडायरेक्टली ठीक है। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ आना चाहिए फोर्स, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअल में जो ईएमएफ होता है वो एक्चुअल में वोल्टेज होता है, ठीक है। ईएमएफ जो होता है इसी को लिखते हैं ईएमएफ। तो एक्चुअल में ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे एक फोर्स नाम आ गया तो वहां से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि फोर्स क्यों आया नाम, ठीक है। तो हमें वही चेक करना है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कंसेप्ट आया कैसे कि एक हमारे पास मान लो कोई बैटरी है, मैं ये बैटरी मान के चल रहा हूँ, ये उसका पॉजिटिव एंड मान के चल रहा हूँ, ये उसका नेगेटिव एंड मान के चल रहा हूँ, और ये वायर चल रही है। वायर को मैंने आके कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मान लो कि एक बल्ब से, ये एक हमारे पास बल्ब हो गया जो शाइनिंग कर रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर है, बैटरी के अंदर है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस बैटरी को इसके साथ लगाऊं ये ग्लो करेगा, ठीक है। इस सेगमेंट में देखूं, सिर्फ इतने सेगमेंट में, वायर के इतने सेगमेंट में देखूं, चाहे इतने सेगमेंट में देखूं, चाहे इतने सेगमेंट में देखूं, मैं अगर देखूंगा तो मेरा करंट जो होगा हर सेगमेंट में सेम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन फोर्स लगा रहा है चार्जेस पे कि हर जगह सेम करंट मिल रहा है मेरे को, इस सेगमेंट में भी, इस सेगमेंट में भी, इस सेगमेंट में भी। तो सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ पे हर सेगमेंट में करंट सेम क्यों है, ठीक है, कैसे आया। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने बोला है क्या है, वोल्टेज। तो ये एक्चुअल में करता क्या है, जो बैटरी में चार्जेस हैं वो चार्जेस को क्या करेगा, हाई पोटेंशियल पे लेके आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या करती है, चार्जेस को हाई पोटेंशियल पे लेके आती है। तो चार्जेस हाई पोटेंशियल पे आ जाता है, हाई पोटेंशियल पे आने के बाद वो चार्ज मोशन में आ जाता है, लो पोटेंशियल की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ इज एक्चुअली वोल्टेज, और वो उसे ईएमएफ क्या करता है, उसे स्टेप अप कर देता है, उसकी वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे ले आता है चार्जेस को, और वो यहाँ से लो वोल्टेज की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ईएमएफ को वोल्टेज बोल रहे हैं। नाम आ गया फोर्स। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बोला कि हर सेगमेंट में सेम करंट क्यों फ्लो कर रहा है, तो इसका कारण ये है, जब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव बैटरी का लगाया, तो चार्जेस यहाँ पे मेरे पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक एक हमारी फील्ड बन चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, एक प्लेट पे पॉजिटिव रख दो, एक प्लेट पे नेगेटिव हो जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम यहाँ पे है, वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। जब वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है तो यहाँ पे जो चार्जेस पड़े हैं, क्यू चार्ज, जो चार्जेस पड़े हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी, ठीक है, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी। उसी वजह से हम ये बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इन चार्जेस पे फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, इस बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की वजह से, तो इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फील्ड लग रही है पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, ये फील्ड की वजह से चार्ज मूव करेगा, और इसी फील्ड की वजह से जो फोर्स है उन पे सब पे इक्वल लग रही है, और सारे के सारे हर सेगमेंट में करंट हमारा क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम देते हैं हम। तो फोर्स एक इनडायरेक्ट नेम हो गया, जो लास्ट में फोर्स लिखा है वो इनडायरेक्टली राइट है, इनडायरेक्टली, ठीक है। वैसे ईएमएफ वोल्टेज होता है। नेक्स्ट थिंग, अब हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो इसमें एक नाम आता है मोशनल ईएमएफ, जिसमें क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ है क्या, मान लो कि एक मेरा रीजन है, यहां से लेके सारा रीजन, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसको मैं बोल देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, और अंदर की ओर बोलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस साइन से, ठीक है, सिंबल लगा दिया क्रॉस साइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है इतने रीजन में। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टिंग वायर लूप ली, कंडक्टिंग वायर लूप ली, मान लो कि एक कंडक्टिंग वायर लूप ऐसे है, और ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से अपने हाथ से पकड़ा, और मैंने यहाँ से पुल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं इसे पुल करूंगा विद वेलोसिटी सम v, ठीक है, पुल कर रहा हूँ इसको मैं,
मान लो कि एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे था, यहाँ पे था, बाद में यहाँ आ गया, तो यहाँ आने पे इसमें जो फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो सिर्फ इतने हिस्से में फ्लक्स है, सिर्फ इतने हिस्से में, तो एक्स डिस्टेंस है ये, और हाइट मान लेते हैं इसकी एच। ठीक है, अब मैंने इसको पुल किया, जब मैं पुल करूंगा तो मोशनल ईएमएफ नाम दिया मैंने इसको, इसका मतलब इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से करंट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो वोल्टेज है, वोल्टेज आ गई तो करंट आ जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या, जब आपने इस तरफ पुल किया तो हम ड्राइव नहीं करेंगे फॉर्मूले, दो फॉर्मूले जो सिंपल सिंपल है, ईएमएफ, कभी इसे ऐसे सिंबल से भी नोट कर देते हैं ईएमएफ को, विच इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, विच इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ईएमएफ निकालते हैं कितनी आएगी, और ये है बी डॉट डी ए। तो फ्लक्स देखते हैं, फ्लक्स सिर्फ इतने हिस्से में आया एट एनी इंस्टेंट, ये एक्स डिस्टेंस था इसके अंदर। ठीक है, तो फ्लक्स सिर्फ इतने हिस्से में आया, तो फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी ए, या फिर बी इंटू एरिया। तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी मान रहा हूँ मैं, अंदर की ओर जो चल रही है यहाँ पे, इस वाली को बी मान लिया, तो बी एरिया, एक्स डिस्टेंस इसके अंदर है, हाइट एच है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस हाइट एच, तो ये एरिया हो जाएगा एक्स इंटू एच, तो ये हमारा फ्लक्स बन गया। लेकिन ईएमएफ निकालना, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव हो जाएगा बी एक्स इंटू एच, तो यहाँ से बी एंड एच इज अ कॉन्स्टेंट विद अ नेगेटिव साइन, एंड ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारे पास ईएमएफ आएगी माइनस ऑफ बी एच इंटू वी, वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा एक्स की टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए डी एक्स बाई डी टी के अब सारे कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो ये मेरी ईएमएफ होगी जो इसमें प्रोड्यूस होगी। अब माइनस साइन सिर्फ एक डायरेक्शन बताएगा, वो भी हमें करंट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करना होता है, लेकिन करंट निकालने के लिए इससे भी अच्छा मेथड है। कभी कभी आपसे मैग्नीट्यूड में ईएमएफ पूछेंगे, आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ सकते हैं कि करंट की क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पे, तो करंट की डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये कंडक्टिंग वायर में से कौन सा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सबसे पहले ये पॉइंट देखना है। तो अगर इस पे इसको मैं पुल कर रहा हूँ तो इनडायरेक्टली ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल वायर है, यहाँ पे तो वेलोसिटी वी लग रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स किसी चार्ज पे लग रही है, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इस पे चार्जेस पड़े हैं। ठीक है, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी, यही होती है मैग्नेटिक फोर्स, लोरेंट्स लॉ। तो वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, लेकिन ये तो अंदर की डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हो गया, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स जो चार्ज है इस वाली वर्टिकल वायर पे कैसे लगेगी, ऊपर की ओर, तो फोर्स लगेगी चार्जेस पे ऊपर की ओर। तो अगर मेरा, क्योंकि मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन होगी। उसके बाद आपका दूसरा चीज आता है, ये भी तो इसके अंदर है वायर, ये वायर इसके अंदर है, और जब मैं इसे पुल कर रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी चार्ज की इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, वेलोसिटी इस वायर के लिए, सेगमेंट के लिए, इसे मैं नाम दे रहा हूँ ए बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ए बी सेगमेंट के लिए वेलोसिटी, एंड इसको अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो जो इस पे चार्ज पड़े हैं उस पे जो फोर्स लग रही है वो ऊपर की ओर लग रही है इन चार्जेस पे। ऐसे ही ये जो चार्ज है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसे मैं सीधी नाम दे रहा हूँ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये भी चार्ज ऊपर की ओर, लेकिन हमारी वायर ही इतनी सी है तो चार्ज ऊपर की ओर तो जा नहीं सकते। इसका मतलब ये दो फोर्सेस के कारण कोई करंट नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि चार्ज इस तरफ थोड़ा नहीं मूव करेंगे, चार्ज के पास ये हिस्सा है या फिर ये हिस्सा है, और तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो ये दो फोर्सेस इन दो सेगमेंट पे जो लग रही हैं चार्जेस पे, वो नेग्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि चार्ज के पास सिर्फ यही इस तरफ और इस तरफ जाने का एक स्पेस है, और कहीं नहीं जा सकते, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज के कारण यहाँ पे जो लग रहा है करंट इधर जाएगा। ठीक है, और यही करंट अगर मोशन में आएगा तो सब कुछ पूरा का पूरा मोशन ऐसे हो जाएगा। तो इससे हमने पता कर लिया कि पूरा करंट हमारा इस डायरेक्शन में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन बता सकते हो इजीली।
तो यहाँ से नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं लग रही, इस वाले सेगमेंट पे लग रही है, ठीक है, ए सी सेगमेंट पे लग रही है। तो वहां से आपने चेक कर लिया, ए बी चेक कर लिया, वहां से नेग्लिजिबल, सी बी चेक कर लिया, वहां से नेग्लिजिबल। तो ये था मोशनल ईएमएफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। तो उसका थोड़ा डायग्राम देख लेना, ठीक है। डायग्राम में इसको नाम दिया है मेटल बार का, मेटल बार। और ये दोनों हमारे, ये वायर्स हमारे कंडक्टिंग है, जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स है। और ये रेजिस्टेंस है। और इसने बोला है क्वेश्चन में कि ये लेंथ एल है, ठीक है। और साथ में क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे रीजन में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है, इनटू द बोर्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, ठीक है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है। अब उसने पूछा है हमें कि करंट की वैल्यू बताओ इन द रेजिस्टेंस आर, ठीक है, मतलब इसमें से जो करंट पास होगा उसकी वैल्यू बतानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मोशन में कौन है, मोशन में सिर्फ और सिर्फ ये मेटल बार है, सिर्फ ये एक मेटल बार है जो मोशन में है, बाकी सब रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, करंट की वैल्यू जो इसमें से पास होगी। तो हम दोबारा से, तो इसे हम वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, बाकी सब कुछ रेस्ट है, इसे वी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे, हमें पता है ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ इज एक्चुअली वोल्टेज एंड इट्स माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी बाई डी टी इंटू बी डॉट डी ए, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि फाई को लिख सकता हूँ बी डॉट डी ए। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, फ्लक्स से ही निकाल लेते हैं। जो फ्लक्स होता है वो है बी डॉट डी ए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये देखना कि इतना हिस्सा, तो इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, इतना हिस्सा अगर मेरा एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स। एट एनी इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ये मोशन में है लेकिन एक इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स इंटू एल, तो ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा। हम यहाँ से ईएमएफ निकालेंगे माइनस डी फाई बाई डी टी, तो दोबारा से वही बात होगी, माइनस डी बाई डी टी बी एक्स इंटू एल, तो ये बनेगा माइनस बी इंटू एल इंटू, अगर मैं यहाँ कंप्लीटली लिखूँ तो डी एक्स बाई डी टी, तो बनेगा माइनस बी एल वी। ये मेरा फ्लक्स, सॉरी ये मेरा ईएमएफ आएगा, ईएमएफ, ठीक है। अब ईएमएफ को एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ईएमएफ को अगर वोल्टेज बोलते हैं तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यही ईएमएफ थी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई ईएमएफ बाय कैपिटल आर, वहां पुट कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास, ई की वैल्यू को आई आर पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये बनेगा आई इंटू आर इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी एल वी बाई आर। तो इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो करंट आ गया मेरे पास बी एल वी बाई कैपिटल आर। तो ये मेरा करंट की वैल्यू होगी। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमें निकालनी आती है बाय राइट हैंड रूल। वो कैसे, अब मोशन में ये नहीं है, मोशन में ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है। तो यहाँ पे मैं करूंगा वी क्रॉस बी, इस पे वी क्रॉस बी। तो ये मेटल वायर बाहर जो है वो जा रहा है वी, ये तो कर नहीं सकता, ऐसे करना पड़ेगा वी, और इसे अंदर की ओर क्रॉस बी। तो इसका मतलब फोर्स लग रही है चार्जेस पे ऊपर की ओर, तो फोर्स ऊपर की ओर लग रही है, तो चार्ज मेरा, करंट मेरा ऊपर की ओर जा रहा है, और इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ आएगा, यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ए से बी की तरफ आ रहा है मेरा करंट। तो मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ रेजिस्टेंस में, अगर ऐसा पूछा हो इस डायरेक्शन में है तो ए से बी की ओर आ रहा है मेरा करंट रेजिस्टेंस में से, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरी चीज याद रखना यहाँ पे, ये जो वायर्स थी हॉरिजॉन्टल वाली ये भी कंडक्टिंग थी,
ठीक है, तभी करंट जाएगा यहाँ से ऐसे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे एक हमारे पास वायर पड़ी है कुछ ऐसे स्क्वायर में, जिसका साइड ए है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके ऐसे डिस्टेंस पे, सबसे नीचे वाले हिस्से से लेके यहाँ तक ऐसे डिस्टेंस पे एक मेरे पास इन्फिनाइट वायर कैरिंग करंट है, कैरिंग करंट आई, एक इन्फिनाइट वायर है कैरिंग करंट आई। हमें ये पूछा है कि इस लूप में से, ये जो करंट का, ये जो मैंने वायर का लूप बनाया है, इस लूप में से मेरे पास फ्लक्स कितना होगा, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इस लूप में से फ्लक्स की वैल्यू बताओ। स्ट्रक्चर में हमें पता है फ्लक्स होता है बी डॉट डी। उससे भी पहले सोचने वाली बात क्या थी, करंट यहाँ चल रहा है तो करंट ऐसे चलेगा, तो इस तरफ जा रहा है तो मैं ऐसे करूँगा, करंट की डायरेक्शन थंब बताएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। इसका मतलब ये इस लूप में से अंदर से बाहर की ओर आएगा, मतलब इस वाले लूप में से जो मैंने ये बोर्ड पे बनाया है, इस वाले लूप में से ये फ्लक्स मेरा आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं पीछे से बाहर की ओर आएंगी, ठीक है। तो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, तो आउट ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड को मैं कैसे डेजिग्नेट कर रहा हूँ, डॉट साइन से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, तो सबसे पहले ये सोचना है फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए। अब इन्फिनाइट वायर के कारण तो ऐसे करता हूँ मैं, सबसे पहले ना सिर्फ इतने हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से में चेक कर लेता हूँ कि इतने हिस्से में मेरे पास फ्लक्स कितना आएगा, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, एक ही बात है। तो इतने हिस्से में चेक करने के लिए क्या करूँ, मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और इतनी डिस्टेंस को जो थिकनेस है वो डी आर है, ये जो थिकनेस है डी आर डिस्टेंस मान लिया। इन्फिनाइट वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हम कर चुके हैं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो सीधा ही लिखूंगा मैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इन्फिनाइट वायर के लिए इस आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो बनेगा कांस्टेंट वैल्यू है म्यू नॉट आई, बाहर निकाल दो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर डॉट डी ए, तो इंटीग्रल ऑफ डी ए करना पड़ेगा। यहाँ का एरिया कितना होगा, सिर्फ इतने रीजन का, इतने रीजन का एरिया क्या होगा, ये ए डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, और ये इतना डिस्टेंस डी आर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लिख सकता हूँ, इस इंटीग्रल में लिख लो अभी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, फिर उसके बाद इसका एरिया कितना होगा, जो ये मैंने एलिमेंट लिया है ए, ये ए डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये थिकनेस, तो ये मेरा डी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट की है बी में। कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो तो फ्लक्स आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई डी आर बाय आर। अब हमें फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें फ्लक्स चाहिए एस डिस्टेंस से लेके एस प्लस ए डिस्टेंस तक, तो ये डिस्टेंस कितना है एस इस वायर से, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है एस प्लस ए, तो ये टोटल डिस्टेंस है वायर से लेके, नीचे वाली वायर से लेके एस प्लस ए, तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, एस से लेके एस प्लस ए डिस्टेंस तक, ठीक है। तो फ्लक्स निकल जाएगी यहाँ से म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई, एंड इसकी इंटीग्रेशन कर दो विच इज नेचुरल लॉग ऑफ आर, और इंटीग्रेशन जाएगी एस से लेके एस प्लस ए तक, तो फ्लक्स आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज नेचुरल लॉग एस प्लस ए माइनस लोअर लिमिट इज नेचुरल लॉग एस, तो यहाँ से आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई नेचुरल लॉग एस प्लस ए डिवाइड बाई एस, तो ये आपका फ्लक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, ये आपके फ्लक्स की वैल्यू होगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर मान लो कि ये जो लूप था जो टेबल पे पड़ा हुआ था, ठीक है, एक्चुअल में है क्या, अगर मैं इसे बाहर निकाल लूँ इस पूरे को, तो एक्चुअल में ऐसे ये वर्टिकल है, इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लिया, तो ऐसे एक टेबल पे पड़ा हुआ है सारा सामान, ये
वायर का लूप और ये वाली वायर इन्फिनिटी वायर। अब क्या हुआ, इसको मैंने वी वेलोसिटी दे दी सेकंड पार्ट में, इसको मैंने वी वेलोसिटी दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वी वेलोसिटी देने के बाद ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी इस वायर में, तो वो कैसे निकालेंगे। फ्लक्स आना चाहिए था, बाकी तो सब आ ही गया। तो हमें क्या करना है, हमें पता है ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, जिसका सिर्फ डी फाइव बाई डी टी करना है और ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो मैं इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई, तो म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल ए। ठीक है, तो मैं थोड़ा इजीली लिखूंगा, तो ये बनेगा हमारे पास ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कैपिटल ए, फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती, डी बाई डी टी ऑफ नेचुरल लॉग एस प्लस ए अपॉन एस। ठीक है, अब इसका सिर्फ डेरिवेटिव करना है, और ए तो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा ये जो मेरा डिस्टेंस है एस वो चेंज होता जाएगा, तो वही चेंज डी एस बाई डी टी कर सकते हैं हम, लेकिन ए हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव करना है बस। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस ए, इसका डी बाई डी टी करेंगे, तो इसका करेंगे तो बनेगा वन बाय, नेचुरल का होता है वन बाय एस प्लस ए अपॉन एस इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म ये वाला टर्म है। ठीक है, तो ये वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं, इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास बनेगा, एक्चुअल में इनसाइड टर्म है एस प्लस ए अपॉन एस, इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस ए बाई एस, इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी टी करना है। ठीक है, ये तो कर लोगे, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस ए अपॉन एस के, पावर डाउन डिक्रीज पावर वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म डी एस बाई डी टी। ठीक है, इनसाइड टर्म का मैंने सिर्फ डेरिवेटिव किया, तो यहां से हमारे पास बनेगा ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एस अपॉन एस प्लस ए, और एक तो ये माइनस आएगा ए अपॉन एस स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी विच इज द वेलोसिटी वी, डी एस बाई डी टी वेलोसिटी वी। तो यहां से जो मेरी ई एम एफ की वैल्यू आएगी, कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बनेगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इंटू वी डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस ए। तो ई एम एफ मेरे पास ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू है म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई। ठीक है, उसके बाद बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, विच इज दिस ए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर वी डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस ए। तो ये आपका फाइनल ईएमएफ का आंसर होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी वो इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो सिर्फ डेरिवेटिव करना था, फाई निकाल लिया, उसके बाद काम आसान है। दूसरी चीज, थर्ड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि अगर यही लूप जो ऊपर की ओर लेके जा रहा था, अगर इसी लूप को मैं ऊपर की जगह हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, मतलब ये वेलोसिटी नहीं है, अब वेलोसिटी है ये वाली, अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। तो सोचने वाली बात है कि अगर मैं इस वाली लूप को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में जो फ्लक्स है वो तो आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस तो इसमें से पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी तो फ्लक्स आएगा। लेकिन क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है जब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया? एक्चुअली नॉट, वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप इधर ले जाओ चाहे आप और आगे ले जाओ, लेकिन जब तक आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चल रहे हो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतने एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम रहेंगी, ऐसे ही इतने एरिया में सेम रहेंगी, इतने एरिया में सेम रहेंगी। लेकिन जब आप ऊपर लेके जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफर कर रही थी, चेंज कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, लेकिन चेंज नहीं करेगा। अगर वो चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, लेकिन वो तो चेंज नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसलिए जब इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवाओगे तो ईएमएफ क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक्चुअल में एक पॉइंट रह गया
ठीक है, उसमें एक पार्ट था साथ में। सेकंड पार्ट में जब हमने ये क्वेश्चन किया इन्फिनिट वायर वाला, इसमें एक पार्ट था कि ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था विद वेलोसिटी। सेकंड पार्ट में यहाँ से करंट आई चल रहा था, हमने ईएमएफ निकाली थी, लेकिन हमें ये भी पूछा हुआ था कि इस ऊपर वाली वायर में जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ईएमएफ तो आई, ईएमएफ आई तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो भी पूछा था। तो हमने यहाँ पे वो करंट की डायरेक्शन अभी नहीं निकाली है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेकंड पार्ट की भी बात कर रहा हूँ जो अपने बी पार्ट किया, जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था। तो जो करंट की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसमें। तो हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, जो मेरा ए बी सेगमेंट है, ठीक है, जो मेरा ए बी सेगमेंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो मेरे चार्ज की ए बी सेगमेंट के चार्ज की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की ओर है। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। मतलब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आउट ऑफ द बोर्ड बाहर आ रही है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो जो ए बी सेगमेंट में चार्ज पड़ा होगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वी क्रॉस बी, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो चार्जेस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगी। दूसरी बात आती है, अगर हम इस वाले सेगमेंट की बात करें, सी डी सेगमेंट, सी डी सेगमेंट के लिए भी सेम है, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखते रहना, दोनों सेम आ गया लेकिन देखते रहना। अब मैं बी ए सेगमेंट की बात करता हूँ। बी ए सेगमेंट में वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो चार्जेस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर तो चार्ज तो सिर्फ ऊपर मूव कर सकता है या नीचे मूव कर सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम ही सी बी सेगमेंट के लिए वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर इस डायरेक्शन में, लेकिन इस तरफ भी हमारे पास जगह नहीं है चार्ज के पास जाने के लिए, तो यहाँ तो हम नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं सिर्फ सी डी और बी ए सेगमेंट में। तो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा फील्ड लाइंस कहाँ पे हैं, सी डी सेगमेंट के पास की बी ए सेगमेंट के पास। तो जितना वायर के पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो पास वाली वायर है वहाँ से करंट देखना है। तो वो करंट यहाँ से चल रहा है, इस मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। और उसके बाद इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस वाले करंट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो करंट हमारा जो पास वाली वायर से जाएगा वो यहाँ से ऐसे, और फिर ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये डायरेक्शन होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज।